हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, पीके कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का 5वां क्लास में पढ़ेंगे। कंप्यूटर के पीढ़ी यानी कि कंप्यूटर का जनरेशंस। इसमें लिखा हुआ है कि अगर बात आती है कंप्यूटर की पीढ़ियों का, तो एक्चुअल में कंप्यूटर की शुरुआत कब से हुई। इसमें लिखा हुआ है कि अगर बात आती है कंप्यूटर की पीढ़ियों का, यानी कि कंप्यूटर का पीढ़ी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पीढ़ी को बोलते हैं जनरेशन। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, जिस तरह से पीढ़ी बाई पीढ़ी जो बढ़ते जाता है उसके बारे में, है ना। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि अगर बात आती है कंप्यूटर की पीढ़ियों का, यानी कि कंप्यूटर का जनरेशंस का, तो एक्चुअल में यानी कि वास्तविक में कंप्यूटर की शुरुआत कब से हुई। एक्चुअल का मतलब होता है वास्तविक में कंप्यूटर की शुरुआत कब से हुई, यानी कि कंप्यूटर जिसे हिंदी में बोलते हैं संगणक, उसका शुरुआत कब से हुई। और उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि उसकी बनावट, गुण, कीमत, स्पीड, साइज इत्यादि चीज़ों में कैसे कैसे बदलाव और कब और कैसे आता गया। यानी कि इसका मतलब है, इसके बोलने का मतलब है कि उसकी बनावट, यानी कि उसका बनावट कैसा था। गुण माने उसका गुण का मतलब होता है उसका क्वालिटी कैसा था। कीमत यानी कि उसका दाम क्या था, प्राइस क्या था, यानी कि उसका स्पीड यानी कि उसका गति कैसा था। उसका साइज यानी कि साइज कैसा था, बड़ा था या छोटा था, इत्यादि चीज़ों में कैसे कैसे बदलाव और कैसे कैसे आता गया। यानी कि ये सभी चीज़ों में, जैसे बनावट, गुण, कीमत, स्पीड, साइज इत्यादि चीज़ों में कैसे कैसे बदलाव और कैसे कैसे आता गया, यानी ये सब में कैसे कैसे बदलाव हुआ इत्यादि चीज़ों के बारे में पढ़ना या दर्शाना ही कंप्यूटर की पीढ़ी कहलाता है। इसका मतलब होता है ये सभी चीज़ों के बारे में, बनावट, गुण, कीमत, स्पीड, साइज इत्यादि चीज़ों में कैसे कैसे बदलाव और कैसे कैसे आता गया इत्यादि चीज़ों के बारे में पढ़ना या दर्शाना ही कंप्यूटर का पीढ़ी कहलाता है। जैसे जैसे बदलाव हुआ उसी चीज़ को बताना ही कंप्यूटर का पीढ़ी कहलाता है, यानी कि कंप्यूटर का जनरेशन कहना, ये सब के बारे में डिटेल्स बताना ही कंप्यूटर का जनरेशन कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए नोट में लिखा हुआ है, नोट में लिखा हुआ है कि मैं बता दूं कि सभी जगह आपको कंप्यूटर जनरेशन का समय अलग अलग मिलेगा। यानी कि यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ कि मैं बता दूं कि सभी जगह आपको कंप्यूटर जनरेशन का समय अलग अलग मिलेगा। यानी कि आपको हो सकता है कहीं आप बुक में पढ़ते हैं या कहीं गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे अलग अलग आपको टाइम मिल सकता है, जिसमें 1,2 या 3 वर्षों का अंतर हो सकता है। अब यहाँ नोट में देखिए, नोट में क्या लिखे हैं। नोट में लिखा हुआ है कि मैं बता दूं कि सभी जगह आपको कंप्यूटर जनरेशन का समय अलग अलग मिलेगा। यानी कि इसमें हम लिखे हुए हैं कि मैं बता दूं कि सभी जगह आपको कंप्यूटर जनरेशंस का समय अलग अलग मिलेगा। यानी कि आप गूगल पे ढूंढेंगे तो कुछ हो सकता है, कुछ बदलाव हो सकता है, कोई बुक्स में बदलाव समय का हो सकता है, जिसमें जिसमें 1, 2 या 3 साल यानी कि 1, 2 या 3 वर्षों का अंतर हो सकता है। यानी कि जो हम लिखे हैं उसके उसके अलावा आप कहीं भी हो सकता है सर्च करते हैं गूगल पे या कहीं देखते हैं तो हो सकता है उसमें 1, 2 साल का या 2, 3 साल का आपको अंतराल इधर उधर अप डाउन मिल सकता है। इसलिए आप इस बात से टेंशन, यानी कि टेंशन का मतलब होता है कि आप परेशान ना ले, माने परेशान ना हो। यानी कि इसलिए आप इस बात से टेंशन ना ले, यानी कि आप परेशान ना हो कि सभी जगह अलग अलग क्यों बताया जाता है। ये अनुमानित आंकड़े होते हैं। जैसे कि सभी जगह क्यों अलग अलग डेट, ये 2, 3 साल का बदलाव होता है, इसलिए आप लोग परेशान नहीं होंगे। जैसे कि आप किसी भी चीज़ का एक रेशियो निकालते हैं कि यहाँ पे, जैसे कि अभी कोरोना काल चल रहा है या कोरोना काल आने वाला है, या बहुत सारे ऐसे होता है आंकड़े होते हैं, कुछ क्या बोलते हैं कि जनगणना होता है। ये सब में क्या होता है, एक आंकड़े निकाला जाता है कि पुरुष का जनसंख्या कितना है और महिला का जनसंख्या कितना है। लेकिन जिस दिन जनगणना होता है उस दिन भी क्या होता है कि कंफर्म आंकड़ा नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है उस दिन भी बहुत सारे पूरे भारत में बच्चे जन्म लेते होंगे, उसमें कितने मेल और कितने फीमेल होते होंगे, है ना। तो वही एक अनुमानित होता है, आंकड़ा निकाला जाता है, आंकड़े के अनुसार ही इस जनरेशन को बताया जाता है। When and how did things change in its texture, quality, price, speed, size, etc. आप इसको क्या करेंगे, हिंदी में जो पहले इसके ऊपर जो बताया गया है उसको आप रीड कर लेंगे अच्छा से, उसके बाद आप इसको इंग्लिश को भी रीड कर लेंगे, है ना। इसमें दोनों लैंग्वेज में इसलिए दिया गया है कि जिनको हिंदी में समस्या होता है वो इंग्लिश में रीड कर सकते हैं,
इसमें हिंदी और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में इसलिए दिया गया है कि हो सकता है बहुत सारे सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स होंगे जिनको हिंदी उतना समझ नहीं आता होगा, या आता भी होगा, या जिनको नहीं भी आता, जिनको इंग्लिश समझ उतना नहीं आता होगा, तो वो हिंदी अगर जिनको प्रॉब्लम है वो इंग्लिश से लिख लेंगे या समझ लेंगे, या जिनको इंग्लिश प्रॉब्लम है वो हिंदी इंग्लिश दोनों लिख लेंगे। अब यहाँ पे आता है प्रथम पीढ़ी, यानी कि जेनरेशंस का फर्स्ट जनरेशन, यानी कि प्रथम पीढ़ी का मतलब होता है फर्स्ट जनरेशन। इसमें लिखा हुआ है कि जैसा कि आपने सभी कंप्यूटर विकास के इतिहास में देखा था, यानी कि आप जो इसमें अब आता है प्रथम पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी यानी कि फर्स्ट जनरेशन। इसमें लिखा हुआ है कि जैसा कि आपने अभी कंप्यूटर विकास के इतिहास में देखा था, जैसे कि अभी इसमें लिखा हुआ है कि जैसा कि आपने अभी कंप्यूटर विकास के इतिहास में देखा था कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। जैसे कि आप मेरा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का चौथा वीडियो पार्ट 4 देखेंगे तो उसमें आपको इससे रिलेटेड समझ में आएगा, क्योंकि उसी के बारे में दर्शाया गया है। क्योंकि एक वीडियो में पॉसिबल नहीं होता है, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसके वजह से बाय पार्ट पार्ट बनाया जाता है वीडियोज़ को। तो आप इसके ये समझने के लिए आपको पहले वीडियो पार्ट 4 देखना होगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का, तब आप इसे पार्ट 5 को देखेंगे, तब आपको बेहतर तरीक़ा से समझ में आएगा। इसमें वही लिखा हुआ है कि जैसा कि आपने अभी कंप्यूटर विकास के इतिहास में देखा था कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इनिक था, जो कि जेपी इनिक था, जो कि जेपी एकर्ट और जॉन मौचली के सहयोग से 1946 में तैयार किया गया था। यानी कि सबसे पहला, यानी कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। अगर आपसे कोई पूछता है या कहीं पे अगर आता हो ये क्वेश्चन, ये फर्स्ट या पहला, ऐसे ही बोल सकते हैं, इसे पहला। अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे पहला, सबसे यानी कि यहाँ लिखा हुआ है सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है या आपको कहीं ये क्वेश्चन मिलता है कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, तो आप वहाँ पे बेझिझक इसको बोल सकते हैं, क्योंकि यही है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इनिक था, जो कि जेपी एकर्ट, ये एक साइंटिस्ट का नाम था जेपी एकर्ट, और जॉन मौचली, ये दोनों साइंटिस्ट का नेम है, जेपी एकर्ट और जॉन मौचली के सहयोग से 1946 ईस्वी में तैयार किया गया था। ये दोनों व्यक्ति ने, ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर 1946 ईस्वी में इसे तैयार किया था। इसके अलावा यूनिवैक, ईडीवैक, इडसैक कंप्यूटर भी इस जनरेशन में शामिल है। यानी कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो है इनिक है। इसी जनरेशन्स में अगर आपसे पूछता है कोई कि इसी जनरेशन्स में और कौन कौन सा कंप्यूटर है, तो वहाँ पे बोल सकते हैं आप यूनिवैक, ईडवैक, इडसैक कंप्यूटर। ये सभी कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन यानी कि पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में शामिल है। यही इस पर लिखा हुआ है कि कंप्यूटर भी इस जनरेशन में शामिल है। ये तीनों कंप्यूटर जो है ये आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में शामिल है, जो कि इसके बारे में भी आपने पढ़ा था, जो कि इसके बारे में आपको चौथा वीडियो में हम लोग पढ़े थे, है ना। यानी कि पार्ट 4 जो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का, उसमें पूरा डीपली बताया गया है, पढ़ा था। इसमें लिखा हुआ है कि अगर मैं इस पीढ़ी के टाइमिंग की बात करूँ तो ये लगभग 1946 से 1956 ईस्वी तक चला था। यानी कि यह कंप्यूटर जो है पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो है ये कब से कब तक चला था, 1946 में बना था, 1956 तक चला था। यानी कि ये 10 साल तक चला था, जिसे ही फर्स्ट जनरेशन यानी कि प्रथम पीढ़ी कहा जाता है। यानी कि इसे प्रथम पीढ़ी कहा जाता है, इसे प्रथम पीढ़ी कहा जाता है। वही यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी यहाँ पे लिख दिया गया है कि फर्स्ट जनरेशन। जिनको प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम कोई भी स्टूडेंट्स को ना हो, इसके लिए यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में बता दिया गया है। इसमें रीड करने के लिए आप इसे नोट भी कर सकते हैं, नोटबुक में है ना, नोट कर सकते हैं बाय फ्यूचर। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस पीढ़ी की गुणवत्ता, इस पीढ़ी की गुणवत्ता, लक्षण या विशेषताएं। यानी कि इस पीढ़ी का 3 गुण है। पहला है गुणवत्ता, इसके बारे में जानना, लक्षण या विशेषताएं। इसमें पहला लिखा हुआ है कि स्विचिंग डिवाइस में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होना है। ये ऐसा फर्स्ट जनरेशन था जिसमें स्विचिंग डिवाइस, यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है यूज ऑफ ए वैक्यूम ट्यूब इन द स्विचिंग डिवाइस।
ये कंप्यूटर में स्विचिंग डिवाइस और वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था, मैंने प्रयोग किया गया था। फिर यहाँ पे सेकंड में क्या लिखा हुआ है, सेकंड में लिखा हुआ है कि ये बहुत ही ज़्यादा नाजुक यानी कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, कम विश्वसनीय और देखने में बड़ी होती थी। इसके कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा नाजुक यानी कि बहुत ही ज़्यादा ये कमज़ोर होता था। नाजुक का मतलब होता है कमज़ोर, और कम विश्वसनीय यानी कम विश्वसनीय का मतलब होता है कि कम भरोसेमंद, है ना। यानी कि आप जैसे कि एग्जांपल ले लिए, किसी व्यक्ति पे आप कम भरोसा करते हैं, जस्ट लाइक आप समझिए यहाँ पे, यानी कि कम विश्वसनीय यानी कि कम भरोसेमंद और देखने में बड़ी होती थी, यानी कि यह मशीन देखने में बहुत ही बड़ी होती थी। उसके बाद तीसरा नंबर में देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि इसमें बहुत ज़्यादा एयर कंडक्टरों का प्रयोग किया गया था। लिखा हुआ है कि फर्स्ट जनरेशन यानी कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर में एयर कंडक्टरों का प्रयोग किया जाता था। यानी कि यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है ए लॉट ऑफ एयर कंडक्टर्स वेयर यूज्ड इन इट, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा एयर कंडक्टरों का प्रयोग किया गया था। उसके बाद फिर यहाँ 4 नंबर में देखिए लिखा हुआ है 4 नंबर में कि संग्रहण के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था। लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक ड्रम वेर यूज फॉर स्ट्रॉन्ग, है ना, संग्रहण के लिए मैग्नेटिक यूज का प्रयोग किया जाता। उसके बाद यहाँ देखिए 4 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, नंबर जो ही बताए हैं कि संग्रहण के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था। 5 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि इसकी स्पीड बहुत मंद होती थी, यानी कि यहाँ देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है इट्स स्पीड वाज वेरी स्लो, यानी कि बहुत मंद का मतलब होता है बहुत कम स्पीड, यानी कि बहुत धीमा, है ना, इसे धीमा भी बोल सकते हैं। यहाँ 6 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि मशीनी भाषाओं में प्रोग्रामिंग का प्रयोग होना, यानी कि लिखा हुआ है यूज ऑफ प्रोग्रामिंग इन मशीन लैंग्वेज, यानी कि मशीनी भाषाओं में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। यहाँ पे 7 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि ये बहुत ज़्यादा खर्चीला होता था, यानी कि यह मशीन एक नाजुक होता था, बहुत कम गति था इसका, और उसके बाद ये बहुत बड़ी भी होती थी और ये बहुत ही ज़्यादा खर्चीला था। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट यूज टू बी वेरी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है, खर्चीला, और ज़्यादा का मतलब क्या होता है, वेरी, है ना। यानी तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये बहुत ज़्यादा खर्चीला होता था। अब आता है द्वितीय पीढ़ी, अब आता है द्वितीय पीढ़ी यानी कि सेकेंड जनरेशन। इसमें लिखा हुआ है कि 1956 ईस्वी में द्वितीय पीढ़ी यानी कि सेकेंड जनरेशन की शुरुआत हुई थी। यानी कि इसे कहने का मतलब है कि 1956 ईस्वी में, जब 1946 से 1956 ईस्वी में फर्स्ट जनरेशन समाप्त हो गया, तो 56 ईस्वी में ही सेकेंड जनरेशन का शुरुआत हुई थी। इन सारे कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, यानी कि 1956 में जो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर बना या निकला, तो इसमें ट्रांजिस्टर जो होता है, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, जिसके वजह से कंप्यूटर में काफ़ी बदलाव देखने को मिला। यानी कि इस सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर में फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिला। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे आकार छोटा, यानी कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर से आकार छोटा होना, स्पीड में मुनाफा होना, यानी कि पहला जनरेशन की अपेक्षा इसमें स्पीड थोड़ा ज़्यादा होना, ज़्यादा विश्वसनीय होना इत्यादि, यानी कि उसके फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा इसमें ज़्यादा भरोसा कर सकते थे। इसमें वही लिखा हुआ है, यानी कि इत्यादि, यानी कि और बहुत कुछ बदलाव था। उसमें यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि ये सब सारी प्रक्रिया सन 1956 से 1964 ईस्वी तक चला था, जिसे ही द्वितीय पीढ़ी कहा जाता है। यानी कि यह द्वितीय पीढ़ी, पहला पीढ़ी 1946 ईस्वी से 1956 ईस्वी तक चला, उसके बाद सेकेंड यानी कि द्वितीय पीढ़ी 1956 ईस्वी से 1964 ईस्वी तक चला। वही यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है सेकेंड जनरेशन का, आप इसे पढ़ लीजिएगा। अब आता है द्वितीय पीढ़ी का, इस पीढ़ी की गुणवत्ता, लक्षण और विशेषता, यानी कि द्वितीय पीढ़ी की गुणवत्ता, लक्षण या विशेषताएं। लिखा हुआ है प्रथम, यानी कि 1 नंबर में लिखा हुआ है कि प्रथम पीढ़ी से कम खर्चीले, यानी कि फर्स्ट जनरेशन जो था उससे थोड़ा कम ये खर्चीला था। दूसरा नंबर में लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर में लिखा हुआ है कि प्रथम पीढ़ी से छोटा और रख रखाव में आसान, यानी कि फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा यह जो सेकेंड जनरेशन था उसको रख रखाव यानी कि इधर उधर रखने में बहुत ही आसान होता था। फिर यहाँ पे 3 में लिखा हुआ है कि इसकी स्पीड काफ़ी तेज और विश्वसनीय योग, यानी कि इसका स्पीड जो था काफ़ी तेज था, यानी कि प्रथम पीढ़ी से काफ़ी तेज था और विश्वसनीय योग, जिस पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते थे। फिर यहाँ पे 4 में लिखा हुआ है कि वैक्यूम ट्यूब के बदले ट्रांजिस्टर का प्रयोग होना, यानी कि वैक्यूम ट्यूब, पहला जनरेशन में क्या था, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, उसके जगह पे
इस सेकेंड जनरेशन में क्या किया गया था, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। इसके वजह से बहुत सारे बदलाव देखने को मिला। यहाँ 5 में लिखा हुआ है कि प्रथम पीढ़ी से ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ, यानी कि पहला पीढ़ी से, फर्स्ट जनरेशन से ज़्यादा मजबूत था और टिकाऊ भी था। यानी कि आप लोग खोजते हैं ना, कभी कुछ सामान खरीदते हैं तो उसमें वैलिडिटी खोजते हैं या वारंटी, सॉरी वैलिडिटी नहीं, वारंटी खोजते हैं या गारंटी खोजते हैं। तो उसी तरह से गारंटी वारंटी का मतलब क्या होता है कि उसका वैलिडिटी क्या है, कब तक के रहेगा, या खराब होगा तो ये ठीक ठाक हो सकता है कि नहीं। उसी तरह से ये पांचवा है कि प्रथम पीढ़ी से ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ, यानी कि फर्स्ट जनरेशन जो बहुत नाजुक था, बहुत कम माने ये था, उसके अपेक्षा ये ज़्यादा मजबूत था और ज़्यादा टिकाऊ भी था। अब आती है बात तृतीय पीढ़ी यानी कि थर्ड जनरेशन का, यानी कि थर्ड जनरेशन की बात आती है। इसमें लिखा हुआ कि इस पीढ़ी की शुरुआत 1964 ईस्वी से हो गई थी। इसमें देखिए, प्रथम पीढ़ी 1946 से 1956 ईस्वी तक चला। उसके बाद द्वितीय पीढ़ी 1956 ईस्वी से 1964 ईस्वी तक चला। जैसे 1964 ईस्वी में समाप्त हुआ द्वितीय पीढ़ी, वैसे तृतीय पीढ़ी यानी कि थर्ड जनरेशन 1964 में एंट्री मारा, की शुरुआत यानी कि हो गई थी। इसमें जैसे ही द्वितीय पीढ़ी समाप्त होने वाला था, तब तक तीसरा पीढ़ी का शुरुआत 1964 ईस्वी में हो गई थी, जो कि 1964 ईस्वी से 1973 ईस्वी तक चला। यानी कि 1964 में स्टार्ट हुआ और 1973 ईस्वी तक चला था। इसमें लिखा हुआ है कि तृतीय, इसमें लिखा हुआ है कि तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का वजन बहुत ही कम था। यानी कि फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन के अपेक्षा थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर था, जैसे यहाँ पे देखिए कंप्यूटर का आपको दिख रहा है, यहाँ पे पिक दिख रहा है ना, देखिए कितना छोटा सा पिक दिख रहा है, इसका वजन बहुत ही कम होता है ना, कम था। अभी तो आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही कम होता था, यानी कि वो फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन के अपेक्षा। और इसके अंदर आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था, यानी कि यह कंप्यूटर के अंदर आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। इसमें वही लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप समझ लीजिए। अब यहाँ पे थर्ड जनरेशन की इस पीढ़ी की गुणवत्ता, लक्षण या विशेषता, यानी कि तीसरा जनरेशन का आपका यहाँ पे देखिए देखने को मिल रहा है। इसके बारे में पहला में लिखा हुआ है कि बहुत ही छोटे आकार का होना, यानी कि तीसरा जनरेशन का जो कंप्यूटर था बहुत ही छोटा आकार का था। उसका सेकंड में लिखा हुआ है कि बहुत कम खर्चीले में तैयार हो जाना, यानी कि कम पैसा में ये तैयार हो जाता था, कम कॉस्ट में। उसका 3 नंबर में लिखा हुआ है कि बहुत कम बिजली की खपत होना, यानी कि पहला जनरेशन और दूसरा जनरेशन के अपेक्षा इसका बहुत ही कम था बिजली की खपत। अब इसमें चौथा है, उसी में चौथा है, लिखा हुआ है कि रख रखाव में काफ़ी आसान हो रहा है, यानी कि उसको आप अच्छा से इधर उधर रख सकते थे, जिसमें कि काफ़ी आसान था। वो इंग्लिश में लिखा हुआ है इजी टू मेंटेन। 5 में लिखा हुआ है कि स्पीड के मुकाबले प्रथम और द्वितीय पीढ़ी, यानी कि स्पीड के मुकाबले, यानी कि स्पीड के अपेक्षा, मान मुकाबले यानी कि स्पीड के मुकाबले प्रथम और द्वितीय पीढ़ी से काफ़ी तेज हो रहा है, यानी कि स्पीड के मुकाबले, यानी कि पहला जनरेशन और दूसरा जनरेशन के अपेक्षा ये काफ़ी स्पीड था। काफ़ी तेज का मतलब काफ़ी स्पीड था। यहाँ 6 नंबर में लिखा हुआ है कि बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय होना है, यानी कि प्रथम जनरेशन और सेकेंड जनरेशन के अपेक्षा ये बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय यानी कि भरोसेमंद था। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 7 में लिखा हुआ है कि सभी पीढ़ियों से ज़्यादा मजबूत और तीव्र गति से चलने वाला कंप्यूटर, यानी कि सभी जनरेशन, जो 5 जनरेशन होता है कंप्यूटर्स का, जिसमें सभी के अपेक्षा ये तीव्र गति से चलने वाला है ना। और तीव्र का मतलब होता है फास्ट, है ना, फास्ट यानी कि तेज गति से चलने वाला कंप्यूटर। उसका 8 में लिखा हुआ है कि आईसी का प्रयोग होना, यानी कि यूज ऑफ आईसी, यानी ये कंप्यूटर में आईसी इंटीग्रेट, आईसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी ये इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया। अब आते हैं फोर्थ जनरेशन यानी कि चतुर्थ पीढ़ी में, यानी कि पहला जनरेशन समझ गए, दूसरा जनरेशन समझ गए, तीसरा जनरेशन को भी समझ गए बेहतर ढंग से। अब आते हैं चतुर्थ पीढ़ी में, यानी कि फोर्थ जनरेशन में लिखा हुआ है कि इस पीढ़ी की शुरुआत सन 1973 ईस्वी से हुई थी, यानी कि इस पीढ़ी की शुरुआत 1973 ईस्वी से हुई थी, जो कि 1982 तक चली। यानी कि यह जनरेशन, चतुर्थ पीढ़ी का जो जनरेशन है 1973 ईस्वी से लेकर यानी कि 1982 ईस्वी तक चला था, जिससे चतुर्थ पीढ़ी में रखा गया है, यानी कि इस कंप्यूटर को चतुर्थ पीढ़ी यानी कि फोर्थ जनरेशन में रखा गया है। ऐसे में अभी वर्तमान में चल रहा है, जैसे कि हम लोग अभी कंप्यूटर जो सीखते हैं, डेस्कटॉप जो होता है वो फोर्थ जनरेशन के अंतर्गत ही आता है। वही यहाँ पे देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है सेम, आप लोग इसको ट्रांसलेट करके लिखा हुआ है बेहतर ढंग से, है ना, आप इसको अच्छा से समझ लीजिएगा।
देखिए इसमें फोर्थ जनरेशन की गुणवत्ता, आकार और विशेषताएं, ये तीनों चीज़ इसमें बताया हुआ है। पहला में लिखा हुआ है कि आकार में एकदम छोटा, यानी कि बहुत ही छोटा आकार का चतुर्थ जनरेशन का ये कंप्यूटर होता है। इसमें लिखा हुआ है कि स्पीड के मुकाबले में काफ़ी तेज, यानी कि इसका स्पीड जो होता है ना, गति जो होता है काफ़ी तेज होता है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है 3 नंबर में कि रख रखाव में और भी आसान, यानी कि फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के अपेक्षा रखने, इधर उधर रखने में, रख रखाव का मतलब होता है इधर उधर रखने में काफ़ी आसान, जहाँ चाहो वहाँ पर ले जाओ, यानी कि जहाँ मन वहाँ पर आप उसको ले जाकर रख सकते थे। 4 में लिखा हुआ है कि बहुत कम खर्चीले में तैयार, यानी कि बहुत ही कम खर्च में ये तैयार हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 5 नंबर में कि बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय और टिकाऊ, यानी कि यह कंप्यूटर जो है बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय, यानी कि बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद और टिकाऊ भी है। और 6 में लिखा हुआ है कि बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज की क्षमता, यानी कि स्टोरेज का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना, यानी कि जैसे कोई भी चीज़ को इकट्ठा करके रखने का जगह माने काफ़ी ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा होता था। ये वही इसमें लिखा हुआ है कि बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज की क्षमता, यानी कि फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर में स्टोरेज यानी कि ज़्यादा इकट्ठा करके रखने का जगह होता था। उसके बाद यहाँ पे देखिए 7 नंबर में लिखा हुआ है कि बहुत ही कम बिजली की खपत। देखिए यहाँ पे 7 नंबर में लिखा हुआ है कि बहुत ही कम बिजली की खपत, यानी कि यह कंप्यूटर बहुत ही कम बिजली खाता है, यानी बहुत ही कम बिजली लेता है। उसके बाद देखिए 8 में लिखा हुआ है कि माइक्रो प्रोसेसर का यूज, यानी कि प्रयोग, यानी कि यह कंप्यूटर समय माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया है। देखिए अब बारी आता है पांचवी पीढ़ी, यानी कि फिफ्थ जनरेशन की बारी आती है। इसमें लिखा हुआ है कि 1982 से लेकर अब तक के सभी कंप्यूटर पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि 1982 से लेकर आज हम लोग का क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है ना, 2022 चल रहा है। 1982 से लेकर आज तक का कंप्यूटर अभी 5th जनरेशन यानी कि पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत ही आता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर अत्यंत छोटे, शक्तिशाली, फास्ट और उच्च तकनीक वाले होते हैं, यानी कि ये सब कंप्यूटर पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर्स जो होता है, यानी कि अत्यंत छोटे, यानी कि बहुत छोटा। देखिए यहाँ पे क्या डेस्कटॉप मॉनिटर है, यहाँ पे भी डेस्कटॉप मॉनिटर है ना, यहाँ पे लैपटॉप है, देखिए यहाँ पे ये टैब दिया गया है, यहाँ पे मोबाइल दिया गया है ना। लिखा हुआ है कि इस पीढ़ी वाले कंप्यूटर के कई सारे मॉडल तैयार किए गए हैं, जैसे या देखिए जैसे में लिखा हुआ है डेस्कटॉप कंप्यूटर, जो कि यहाँ पे होता है ये डेस्कटॉप कंप्यूटर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है लैपटॉप कंप्यूटर, जो कि यहाँ पे है लैपटॉप कंप्यूटर। उसके बाद लिखा हुआ है इत्यादि, यानी कि इत्यादि में आ गया आपका ये टैब आ गया, यहाँ पे ये सिस्टम आ गया है ना। ये सब जो होता है ये पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत आता है। इसमें लिखा हुआ है कि आजकल, देखिए नीचे लिखा हुआ है कि आजकल तो मोबाइल के साइज की तरह कंप्यूटर आ गया है, जिससे आप कंप्यूटर की तरह सभी तरह के काम को कर सकते हैं। यानी कि इसका लिखने का मतलब ये है कि आजकल तो मोबाइल के साइज की तरह, यानी कि मोबाइल के प्रकार कंप्यूटर आ गया है, जिसमें आप कंप्यूटर की तरह, यानी कि कंप्यूटर की तरह सभी प्रकार के काम को कर सकते हैं। यानी कि मोबाइल भी आ गया, जैसे आप मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, उसमें एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, वर्ड होता है, ये सब भी होता है, क्या है आप मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे नोट में लिखा गया है 5 यानी कि पांचवा पीढ़ी में लिखा हुआ है कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में मुझे और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कि पांचवा पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में अब हम कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि बताने की ज़रूरत है, यानी कि हम बता नहीं सकते इसलिए क्योंकि आप सभी वर्तमान में, यानी कि वर्तमान समय में देख सकते हैं कि कंप्यूटर के मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं। यानी कि इसमें हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग भी कहीं आते हैं, क्लास करने आते हैं या कहीं और क्लास करते होंगे तो वहाँ ज़रूर देखने को मिलता ही होगा, या कहीं दुकान सब में जाते हैं, कंप्यूटर शॉप में गए होंगे तो देखे होंगे कि कितना किस किस प्रकार का, यानी कैसा साइज़ का है, लैपटॉप साइज़ का, मिनी लैपटॉप साइज़ का, ये सब कंप्यूटर्स होता है। यही सब के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है।